हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन विद सेंटर। ये लेक्चर आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जिन भी स्टूडेंट यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं वो लेक्चर को जा कहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि ये इस लेक्चर में एक एक क्षण पे आपको काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। सो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, एज योर विश। सो चलिए चलते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से सुन लें कि आज मैं यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे यानी कि यूनिट फर्स्ट इस लेक्चर में आपका पूरी तरीके से कवर करूँगी मैं। ये वन शॉट है यूनिट वन का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट वन का। ये मैराथन क्लास यूनिट वन का है, जिसमें कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हर बार रिपीट होते हैं। ये जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, यानी कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो 101% की गारंटी देती हूँ मैं कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके चैप्टर वन यानी यूनिट वन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी मैंने बहस कर ली, सो बहस नहीं थी, आपको बस समझा रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूनिट्स कितने हैं। यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम जानते हैं 2 बुक है केमिस्ट्री का। फर्स्ट है केमिकल डायनेमिक्स एंड सेकेंड बुक है जो हमारा है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सो बुक का नेम तो हमारा होगा कि केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और वो भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है। सो इसमें टोटल आपके 6 यूनिट होंगे, ओके, 8 यूनिट होंगे, जो कि 4 यूनिट बुक वन से रहेगा एंड 4 यूनिट बुक सेकेंड से रहेगा। सो चलिए चलते हैं कि 4 यूनिट देखिए क्या क्या होते हैं हमारे फर्स्ट बुक के। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट यूनिट, जैसा कि आज मैं कवर करूँगी, इसको आज मैं कम्प्लीटली कवर करूँगी विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट बुक कवर करूँगी, कंप्लीट यूनिट कवर करूँगी। सो सेकेंड है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड है फेज इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ है काइनेटिक थियोरीज ऑफ गैसेस। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट ये आपका। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से यूनिट आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में पढ़ के जाता है उस 2-3 यूनिट को अगर वो नहीं पढ़ पाया है किसी कारण से, वो एग्ज़ाम आ गया है पास में, वो नहीं अभी तक कुछ पढ़ा है, तो वो इन सभी यूनिट्स को पढ़ लेगा जो मैं अभी बताऊंगी आपको, तो वो एग्ज़ाम में तो पास तो हो ही जाएगा, उसके एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो चलिए, बैक लगने की चांस बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो आपका यूनिट 5 है उसका नेम क्या है। यूनिट 5 का है लिक्विड स्टेट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसा कि आप सभी का बुक ही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आप सभी को पढ़ना है। थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड 8th है जो आपका है वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ये है आपके टोटल्स 8 यूनिट हो गए, जिसमें कि आज मैं फर्स्ट यूनिट को कवर करूँगी विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए कि ये जो बीएससी का एग्ज़ाम्स होता है इसमें चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकेंड का, चाहे थर्ड का, चाहे फोर्थ का, चाहे जिस सेमेस्टर का, आपका 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 सेमेस्टर में चाहे जिस सेमेस्टर में बच्चे हों, वो आपका हर साल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो पेपर बनाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन का ही बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देते हैं। जो हर बार उन्होंने पूछा है वही देंगे, बस कुछ के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये लेक्चर आपका होने वाला है विथ नोट्स के साथ में, यानी को
मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस देखी हुई हैं कि जिसमें सभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि बस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा देते हैं, देन टॉपिक बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। सो इस क्लास में मैं लिखना कैसे है वो भी साथ साथ बताते चलूँगी आपको। एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स पाएंगे, अच्छे से बताते चलूँगी। सो चलिए, बहुत इंट्रो हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा मेन लेक्चर है ये आज का। तो हाँ, तो स्टूडेंट आ गए हम मेन टॉपिक पे। फर्स्ट ही यूनिट फर्स्ट जो है हमारा वो है क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट जो टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। आप सभी ये साथ के साथ में नोट डाउन करते चलिए, जो जो भी मैं बता रही हूँ कितने मार्क्स का आता है वो भी। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा या तो शॉर्ट में पूछेगा, यानी कि या तो 5 मार्क्स में पूछेगा या तो 2 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए चलते हैं, क्या कहता है ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आई नो, यानी कि मुझे आई होप, यानी कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इतना तो ज़रूर पता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है सो मैं क्यों हूँ बताने के लिए। चलो चलती हूँ, बताती हूँ कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। जब कोई भी एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल, मैं थोड़ा हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी क्योंकि आप सभी काफ़ी मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हिंदी मीडियम से आए होंगे, सो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले मैनेज कर लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम को हिंदी में तो समझ में आएगा। सो चलिए चलते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, अगर एक से अधिक मॉलिक्यूल्स जब इधर वाले को, यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, ये जो डैश है आपका, ये जो सैम्बल दिख रहा है, इसके इधर वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए इट कैन, इसका डिफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड, हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटम्स के रूप में, एंड आयन्स के रूप में ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के आयन होंगे। यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन, किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, एटम या आयन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आप सभी को बस इतना डेफिनेशन 2 मार्क्स में लिखना है और एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देना है ताकि ये एग्जामिनर खुश हो जाए। सो चलिए चलते हैं, आगे भी लिख सकते हैं आप, ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड या क्लासिफाइड एज यूनिमॉलिक्यूलर। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, और 3 कर रहे हैं तो ट्राई कहते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट का है, वो क्या है, CaCO3 है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, CaO प्लस CO2,
यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट के ओनली ऑन मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर देखिए वन मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं। यूनिट 1 मुझे आज ख़त्म करना है, सो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 H2O प्लस Cl2 टू मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 2 H। अब देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि 1 1 फिर यहाँ पर प्लस 1 हो जाता तो 3 हो जाता, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ मैंने 2 लिख दिया ना, 2H2 प्लस 1 Cl2 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 H2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1 Cl2 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, देखिए 2HgCl2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1 SnCl2 के, यानी कि टोटल कितने कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 इसके कर रहे हैं, 1 इसके, तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर कह सकते हैं। तो आई होप मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्लियर हो रहा है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आपका सेकेंड टॉपिक है जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ये 2 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो चलिए क्या कहता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल। यानी कि किसी, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन, किसी भी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी दिए गए रिएक्शन के लिए कैन बी डिफाइंड इज, हम डिफाइन यानी कि हम प्रदर्शित कर सकते हैं इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले जिसको कहते हैं सांद्रता, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को इन अ टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के में चेंज को ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के चेंज, कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो dx, यानी x हमने मान लिया कि कोई भी कंसंट्रेशन है, x को मैंने क्या माना कि कंसंट्रेशन है, और t को क्या माना, किसी टाइम इंटरवल में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो dt मैंने क्यों लिखा, dx क्यों लिखा, ये क्योंकि यहाँ पर तात्क्षणिक, यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर ये चेंज हो रहा है, इंस्टेंट ये कार्य हो रहा है। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, डी को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म समय या सूक्ष्म सांद्रता के लिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ, यहाँ तो आपको अगर 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछता है तो बस आप यहाँ तक लिख कर आएंगे, क्यों, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है इतना। सो अगर 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में तो इसके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। सो यहाँ लिखेंगे, आगे इसकी शुरुआत करेंगे कि ए टेंड्स टू बी, यानी ए लेट कर लिया मैंने कि ए क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, एंड बी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t1, यानी किसी समय t1 पर ए का कंसंट्रेशन इज x1, हमने किसी समय t1 पर जो a का कंसंट्रेशन है वो x1 मान लिया है, मोल प्रति लीटर, यानी मोल पर लीटर, ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है।
तो इसका यूनिट ये होता है। तो फिर देखिए आफ्टर टी टाइम यानी टी टाइम के बाद यानी कि T2 आ जाएगा, तो इट विल डिक्रीज x2 मोल प्रति लीटर, यानी ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा x2 मोल प्रति लीटर में। देन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, आपको लिखना है, एग्ज़ाम में इतना सारा ना लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से लिखिए कि रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि अगर हम लेट कर लीजिएगा कि T1 और T2 टाइम है किसी टाइम इंटरवल पर, x1 और x2 क्या है? आपका कंसंट्रेशन है। तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? x2 माइनस, यानी कि जो ऊपर मैंने क्या बताया था कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन आपका इसमें 2 है, तो x2 माइनस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिएगा, और T2 माइनस T1। और माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर इसमें इंक्रीज करेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? माइनस में लेकर चले आएंगे। तो हमेशा ये याद कर लीजिएगा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट यानी अभिकारक हिंदी में कहते हैं, तो इसका जो होगा वो होगा माइनस में होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर हम बी का कंसंट्रेशन देखते हैं तो बी हमारा क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को पॉजिटिव में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्म करता है, तो इंक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ से देखिए यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगले टॉपिक पे बात करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट के थर्ड टॉपिक हमारा जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो चलिए चलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि रेट लॉ को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वही इसमें है। ये पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है यानी कि सांद्रता होता है वो किस पे रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो एक होता है इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट, यदि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक से अधिक जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्टेंट अगर एक से अधिक होंगे तो क्या करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करने लगेगा ऑन द प्रोडक्ट देयर कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो जब कोई भी एक मॉलिक्यूल यानी एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डायरेक्टली उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करने लगेगा। यही क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है। तो देखिए
हमने ए बी दो मान लिए, क्या मान लिए कि एक से अधिक हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और जो कि प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? पहले तो कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? रिएक्टेंट पे। पहले तो यही कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पर। फिर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ जाएगा कि हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n, और यहाँ पर देखिए जो n है वो आपका क्या है? देखिए वेयर k इज अ रेट कांस्टेंट है इफ दी, सॉरी हाँ जी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी कंसंट्रेशन को ही इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लिखा है जहाँ पर, इसका मतलब है कि ए का कंसंट्रेशन है एंड बी इज 1 मोल पर लीटर, देन तब रेट ऑफ रिएक्शन 1 के हो जाएगा। अगर इन दोनों का कितना, इन दोनों का क्या हो जाए? कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसमें कहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही कहता है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये